प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंघई, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल, आज बीकॉम तृतीय सेमेस्टर में जो आप लोगों का व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह है, विषय समूह व्यवहारिक अर्थशास्त्र, और प्रश्न पत्र का नाम है इंडियन कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम। उस पर हमारा पूरा आज का व्याख्यान रहेगा। और आज हमारे व्याख्यान में पूरी 5वें इकाई का संक्षिप्त ओवरव्यू परिचय रहेगा आपका कि उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें हैं। प्रत्येक इकाई का तो फिर आगे वाली क्लासेस में आपको व्याख्यान दिया जाएगा। आज केवल व्याख्यान रहेगा एक ओवरव्यू इंडियन कंपनी एक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तृतीय सेमेस्टर में जो आपका 3 ग्रुप हैं, मैनेजमेंट ग्रुप, अकाउंटिंग ग्रुप और अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप। अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप के अंतर्गत भारतीय कंपनी अधिनियम आता है। एक और आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र आपको रहते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि टोटल आपके 5 प्रश्न पत्र रहेंगे। व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चर्चा ये करना चाहता हूँ, थोड़ा सा परीक्षा योजना से संबंधित। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने से पहले, उस विषय का अध्ययन करने से पहले हमको पूरी उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमारा प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या रहेगा। सामान्य रूप से विद्यार्थी बिना स्वरूप जाने पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, सिलेबस का अध्ययन करने से पहले उसकी हमें परीक्षा योजना, प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या रहेगा, अंक विभाजन की स्कीम क्या रहेगी, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि विद्यार्थियों, परीक्षा की भी एक रणनीति होती है। परीक्षा देना, हमको पढ़ाई करना, ये भी हमको एक स्ट्रेटेजी बना के हर काम को तय करना चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा होगा, यदि हम चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, हर जगह एक स्ट्रेटेजी तय होती है। इसी प्रकार हम जब पढ़ रहे हैं, जिस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमको एक स्ट्रेटेजी तय करना चाहिए कि 5 विषय हमको किस प्रकार से पढ़ना है, उसमें से प्रश्न कौन कौन से प्रश्न करना है, किस प्रकार से उनकी तैयारी करना है। तदुपरांत जब हम परीक्षा देते हैं तो उस प्रकार हमें टाइम मैनेजमेंट के तहत हमको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप प्रश्न का उत्तर लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले आप वो प्रश्न का उत्तर देना पसंद करते हैं जो आपको सबसे अच्छा आता है। और नेचुरली है कि जो हमको ऐसा प्रश्न हम चुनेंगे जिसका उत्तर हमको पूरा याद है, वो हम सबसे पहले लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ विद्यार्थी ये गलती ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जो परीक्षा योजना होती है कि 3 खंडों में विभाजित है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, सामान्य रूप से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड बा में आंतरिक विकल्प के साथ 5 प्रश्न, आंतरिक विकल्प के साथ टोटल 10 होते हैं, करना 5 पड़ते हैं। और दीर्घ उत्तरीय जो खंड सा होता है, उसमें हमको आंतरिक विकल्प के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्नों का उत्तर हमको देना पड़ता है। विद्यार्थी यहाँ गलती ये करते हैं कि देखिए, हमको प्रश्न पत्र 5 खंड आ से वस्तुनिष्ठ पूरे करना है, खंड बा से 5 करना है, खंड सा से भी 5 करना है। और गलती आप लोग जहाँ करते हैं, क्योंकि हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो वो प्रैक्टिकली चीजें हम लोगों को पता है कि आपकी गलतियां कहाँ होती हैं। वह प्रश्न आपने चुना जो हमको सबसे अच्छा आता है, तो नेचुरली हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रश्न का उत्तर हम लिख दें। पूरा प्रश्न का उत्तर लिखने में पता चलता है कि एक प्रश्न का उत्तर लिखने में हमने घंटे भर लगा दिया, वो पता चला उसके 10 पेज भर दिए। अब जब हम दूसरे प्रश्नों पर आते हैं, लास्ट में जब हम आते हैं तो पता चलता है हमारे पास समय नहीं बचता है, तो फिर बहुत जल्दी घसीटा राइटिंग में लिखते हैं और 1-2 पेज में उत्तर लिख के खत्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे प्रश्न के उत्तर कुछ अधूरे हो जाते हैं और जब हमको अंक कम आते हैं तो हम फिर सोचते हैं हमने लिखा तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, चाहे वो पहला प्रश्न हो, अंक उतने ही हैं, चाहे वो 5वें प्रश्न के अंक उतने हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के तहत
यदि मान लीजिए हमको खंड बा में यदि हमने सोचा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र हमें 5 मिनट में लिखना है, मतलब प्रश्न 5 मिनट में उसको फिनिश करना है, 6वां मिनट नहीं लगाना है, तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के तहत एक्यूरेसी के साथ यदि आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। आज का जो पेपर है इंडियन कंपनी एक्ट, जैसा आप इसके नाम से आप देख रहे होंगे कि एक लॉ का पेपर है, पूरा आपको अधिनियम का इसमें अध्ययन करना है। पहली सलाह मेरी आपकी ये है कि इस प्रश्न पत्र में कृपया करके आप जो आपसे पूछा गया है वही आप लिखें, क्योंकि ये कानून में आपकी कोई गपबाजी नहीं चलेगी। आप कहें कि हम मन से कोई चीज लिख दें तो इसमें आप मन से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये लॉ का पेपर है। दूसरी आपको हमारी एडवाइस ये है कि आप जब भी प्रश्न का उत्तर लिखें, यदि आपको धारा सेक्शन स्पष्ट आपको पता है तब तो आप उसको उल्लेखित करें, अगर सेक्शन आपको पता नहीं है तो आप उसको कतई उल्लेखित नहीं करें। अन्यथा सेक्शन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, धाराएं महत्वपूर्ण होती हैं। अगर धाराएं आपको याद हैं तो आप कोट करिए, अगर आपको याद नहीं तो मत कोट करिए, कोई आवश्यक नहीं है। याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलत धारा को कोट मत, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। तो एक संक्षिप्त मैंने आपको परीक्षा योजना के संदर्भ में बताया। हम अब विषय की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो आज का पेपर है व्यवहारिक अर्थशास्त्र का भारतीय कंपनी अधिनियम 5 इकाइयों में विभाजित है। पहली इकाई में जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के प्रकार, कौन कौन सी प्रकार की कंपनियों का वर्णन है इंडियन कंपनी एक्ट में। इसके बाद फिर कंपनी का निर्माण कैसे होता है, उसका प्रवर्तन, समामेलन एवं व्यवसाय को प्रारंभ करना। दूसरी इकाई में पढ़ेंगे आप पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्राविवरण प्रॉस्पेक्टस का विस्तृत अध्ययन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंटिंग ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पर कारपोरेट अकाउंट भी आपको पढ़ना है, तो इसमें की कुछ थ्योरी ऐसी है जो कारपोरेट अकाउंट में भी आपको काम आएगी। आपने कारपोरेट अकाउंट का सिलेबस देखा हो, शेयर्स वगैरह हैं उसमें, इसमें भी वो आप चीज पढ़ेंगे तो आपको दोहरा फायदा है कि यदि इसके कुछ थ्योरी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कारपोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे। तीसरी इकाई में जो आप अध्ययन करेंगे वो शेयर्स का रहेगा, और शेयर्स के अंतर्गत आपको जो शेयर कैपिटल होती है, अंश पूंजी, अंशों के प्रकार, अंशों का हस्तांतरण एवं हस्तांकन और अंशधारी बनाम कंपनी के सदस्य। इसी इकाई में आप डिवेंचर्स के बारे में भी पढ़ना है आपको, जिसको अपन हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। और डिवेंचर्स में आपको अर्थ, आशय एवं प्रकार, ऋण लेने का अधिकार, बंधक एवं प्रभार। जो चतुर्थ इकाई में आप अध्ययन करेंगे वो कंपनी के पूरे जो संचालक होते हैं, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, मतलब संचालकों में क्या योग्यताएं होना चाहिए, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं और दायित्व कौन कौन से होते हैं। इसी इकाई में आपको पढ़ना है कंपनी की सभाएं और कितने प्रकार की सभाएं होती हैं कंपनी में, कार्यवाहक संख्या, गणपूर्ति इंग्लिश में जिसको कोरम कहते हैं, मतदान वोटिंग पावर, प्रस्ताव और सूक्ष्म जिसको अपन मिनट्स कहते हैं। पांचवी इकाई में आपको बहुसंख्यक शक्तियां और अल्पसंख्यक के अधिकार, अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम, कंपनियों का समापन, प्रकार एवं विधियां। तो इस प्रकार हमने देखा कि पांचों इकाई में हमको किस किस चीज का अध्ययन करना है। ये पूरा इंडियन कंपनी एक्ट पांचों इकाइयों में विभाजित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इंडियन कंपनी एक्ट पढ़ते समय हर इकाई के आप नोट्स बनाएं, प्रश्नों का चयन करें, उनके उत्तर बुक्स से देखकर आप पढ़ें, इसके उपरांत आप अध्ययन करें। निश्चित रूप से बहुत मार्किंग वाला पेपर है। क्यों? क्योंकि पूरा लॉ का पेपर है। ठीक है, इसमें जिस प्रकार
अकाउंट में नंबर आपको मिलते हैं, इस पेपर में भी वैसे ही नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप टू द पॉइंट लिखें। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत खंड आ पहले करें, खंड बा इसके बाद खंड सा, क्रमशः आप करें तो निश्चित रूप से आप उसको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब संक्षिप्त में हम आपको आज 5वें इकाई के बारे में, संक्षिप्त उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। कंपनी, सबसे पहले हम ये देखें कि कंपनी है क्या चीज। सामान्य भाषा में यदि हम इसको देखें कि एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है, कॉम प्लस पेनेस। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ, पेनेस का अर्थ होता है भोजन करना। तो जब हम इसके इतिहास में जाते हैं कि पहले जब वो कुछ व्यापारी लोग आपस में बैठ के भोजन करते समय अपने व्यापार से संबंधित बातें करते थे, वहां से कॉम और पेनिस को शब्द को मिला के कंपनी बनी। अर्थात वर्तमान समय में हम एक सामान्य भाषा में यदि देखें तो कंपनी एक समूह है, व्यक्तियों का समूह जो कि आपस में मिलकर लाभ के उद्देश्य से एक समूह है जो कि व्यापार करता है। जैसा आपने साझेदारी में पढ़ा होगा, ये एक्चुअल में एक व्यवसाय का स्वरूप है। व्यवसाय के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हमने देखा होगा कि व्यवसाय कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आपने एकल व्यापारी पढ़ा, कुछ इसका पोर्शन आप लोगों ने 12वीं में भी पढ़ा है, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं जिनने 12वीं कॉमर्स से की है। तो जब हम व्यवसाय के स्वरूप पढ़े वहां पर, तो वहां पर इसका संक्षिप्त अध्ययन आप लोगों ने किया होगा कि जैसे मान लीजिए एकाकी व्यापारी है जिसमें एक व्यक्ति अकेला व्यापार करता है। इसके बाद आप लोगों ने साझेदारी देखी होगी कि साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य मिलकर बनती है और अधिकतम 20 सदस्य, बैंकिंग व्यवसाय में 10 सदस्य, इस प्रकार मिलकर वो व्यवसाय करते हैं, दैट इज साझेदारी। और जब हम व्यवसाय के और बड़े स्वरूप में जाते हैं तो फिर कंपनी का निर्माण होता है। जब बड़ा व्यवसाय करना हो, हमको बहुत बड़ी पूंजी की जिसमें आवश्यकता होती है, बड़े लेवल पर व्यापार करना हो, तो कंपनी का गठन किया जाता है। अभी अपन आगे देखेंगे कि कंपनी कई प्रकार की होती है। तो हम परिभाषा देखें तो एक प्रोफेसर हेने ने अपनी परिभाषा में कहा है, कंपनी की परिभाषा देते हुए कहा है, कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। एक एक शब्द पे आप देखें क्योंकि परिभाषा से ही उसकी विशेषताएं निकलेंगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। राजनियम का मतलब होता है कानून, राजनियम का मतलब होता है कानून। तो हम ऐसा कहें कि राजनियम द्वारा या कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। अभी हम इस पूरा डिटेल, इसमें से एक एक बिंदु का डिटेल हम कंपनी की जब विशेषताएं देखेंगे तो वहां पर इसका वर्णन करेंगे। इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकारी प्राप्त है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी सार्वमुद्रा होती है। कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अभी आप इसको हम यहाँ डिटेल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम जब विशेषताएं आपको समझाएंगे तो उसमें पूरा आएगा। जैसे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, इसकी सार्वमुद्रा होती है। 4 विशेषताएं तो इसी से स्पष्ट होंगी। आगे जाके जब आप इसकी विशेषताओं का अपन अध्ययन करेंगे तो इसी परिभाषा को बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जैसे कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, पहली विशेषता आगे जाके आएगी इसकी। इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, दूसरी विशेषता आएगी। अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, तीसरी विशेषता आएगी। और इसकी सार्वमुद्रा होती है, चौथी विशेषता आएगी। मतलब हेने ने जो परिभाषा दी है, बड़ी स्पष्ट परिभाषा इन लोग ने दी है। अब आप देखिए परिभाषा अपन ने देखी, कई भारतीय कंपनी अधिनियम में भी इसकी परिभाषा दी गई है और बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी गई है। जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। और जब आपको आगामी जब लेक्चर्स होंगे प्रत्येक इकाई का, जैसा कि ये तो मेरा आज एक ओवरव्यू है आपका 5 इकाइयों के बारे में, जब प्रत्येक इकाई का एक व्याख्यान होगा तो बहुत डिटेल आपको उस व्याख्यान में बताया जाएगा हर इकाई के बारे में। आज तो मेरा केवल संक्षिप्त हर इकाई के बारे में आपको बताएंगे। तो कंपनी की देखिए आप, पहला आ गया है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन।
ठीक है ना। आर्टिफिशियल चीजें आप लोगों ने यूज की होंगी, उसी प्रकार आर्टिफिशियल एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम कहते हैं ना कि मनुष्य एक हाड़ मास का पुतला है, कंपनी नहीं होती, कंपनी को आप छू नहीं सकते, तो दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होती है। हम चाहें कि हम अपनी कंपनी घर में बना लें, नहीं बना सकते, हमको विधिवत उसके लिए कानून के द्वारा कोई भी कंपनी का निर्माण होगा ही। तो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति तो है, कृत्रिम व्यक्ति है जो अपनी ओर से, जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी ओर से व्यापार कर सकता है, लेन देन कर सकता है, उसी प्रकार कंपनी भी अपनी ओर से व्यापार कर सकती है, लेन देन कर सकती है। ठीक है, बिकॉज कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, जैसा आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब 12th में आपने पढ़ा होगा कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का साझेदारी से अस्तित्व पृथक नहीं होता है, लेकिन कंपनी में अपने सदस्यों का अस्तित्व और खुद का अस्तित्व पृथक होता है। बिल्कुल मतलब अगर मान लीजिए कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जिनको अपन अंशधारी भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं, अगर मान लीजिए वो किसी स्थिति में चला जाता है, कंपनी छोड़कर चला जाता है या अपने शेयर बेच देता है, शेयर होल्डरशिप उसकी खत्म हो जाती है, तो कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी तो निरंतर चलती ही रहेगी। ठीक है ना। तो उसका अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। जिस प्रकार साझेदारी में होता है कि साझेदार मत हो जाए, दिवाली हो जाए तो साझेदारी खत्म हो जाती है, इसमें कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी का अस्तित्व अपना खुद का होता है, स्वयं का होता है, पर सदस्यों के अस्तित्व पे इसका अस्तित्व निर्भर नहीं करता है। सदस्य आता जाता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी। तो दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अपने सेपरेट एंटिटी होती है उसकी। शाश्वत उत्तराधिकार, ठीक है ना। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला, कंपनी हमेशा चलती रहती है। सार्वमुद्रा, अब आपने देखा होगा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ना तो उसके हाथ ना पैर, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर वो कैसे काम करती है, तो कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो कंपनी का होना या ना होना निश्चित करती है। अगर कंपनी, जैसे मान लीजिए एक मनुष्य होता है, तो मनुष्य अगर कोई डॉक्यूमेंट जारी करता है तो वो अपने हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है, तो वो उस मनुष्य के द्वारा जारी प्रलेख है। लेकिन कंपनी में उसके हस्ताक्षर का कार्य करती है उसकी सार्वमुद्रा, जिसको कॉमन सील कहते हैं। अगर मान लीजिए वो कॉमन सील लगी हुई है तो समझ लीजिए कि वह डॉक्यूमेंट कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया है, तो उसकी एक सार्वमुद्रा होती है। ठीक है। कार्य क्षेत्र की सीमाएं, प्रत्येक कंपनी का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, उसकी अपनी एक सीमाएं होती है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि प्रत्येक कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, जिसमें पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रवरण वगैरह। तो उनकी कंपनी की सीमाएं, उसके कार्य क्षेत्र की सीमाएं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के द्वारा निर्धारित होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनके द्वारा ही निर्धारित होती हैं। उनके बियॉन्ड जाके वो काम कंपनी नहीं कर सकती है। उसको अपनी सीमाएं निर्धारित कौन से प्रलेख करते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। आगे जाके अभी अपन को दूसरी इकाई में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण, इसका विस्तृत अध्ययन आप करेंगे। तो कोई भी कंपनी की कार्यक्षेत्र की सीमाएं उसके पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के द्वारा निर्धारित होती हैं। उसके अगेंस्ट या उसकी सीमाओं के बाहर जाके काम कंपनी नहीं कर सकती। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, जैसा मैंने बताया, कंपनी एक समूह होती है जो कि सामान्य रूप से जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सामान्य रूप से एक कंपनी का उद्देश्य, जब भी कोई व्यापारी कोई व्यापार करता है तो नेचुरली उसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा। इसी प्रकार कंपनी का गठन भी लाभ कमाने के लिए होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसका कोई सार्वजनिक उद्देश्य भी होता है। ठीक है ना।
उसके उसका कुछ समाज के प्रति भी दायित्व होता है। वर्तमान में कंपनी एक्ट में आप लोगों ने सुना होगा एक नाम, CSR। ठीक है, CSR का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के अंतर्गत हर कंपनी का एक समाज के प्रति भी दायित्व होता है। केवल ये नहीं होता है कि लाभ कमाना तो ठीक है, लाभ के लिए ही वो स्थापित होती है, लेकिन वर्तमान में तो जैसा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत समाज के प्रति भी उस कंपनी के कुछ ना कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं। प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था, प्रत्येक कंपनी में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, स्वयं तो वो कोई कार्य करती नहीं है, ना उसके हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। सामान्य रूप से कंपनी की ओर से कोई कार्य करता है, चाहे वो प्रबंध संचालक हो चाहे वो संचालक हो, उनकी ओर से, कंपनी की ओर से, इसलिए इसमें प्रतिनिधि प्रबंध बल्कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो कंपनी की ओर से कार्य करता है वो वह जो कार्य करता है वो कंपनी की ओर से किया गया कार्य माना जाता है। कंपनी का समापन, 5वीं इकाई में आप बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे कि कंपनी का समापन किस प्रकार से होता है। तो एक निर्धारित विधियां होती हैं जिनके अंतर्गत कंपनी को वाइंड अप या कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। दायित्व, कंपनी जो हमारे देश में सीमित दायित्व वाली भी कंपनियां होती हैं, असीमित दायित्व वाली भी कंपनियां होती हैं। ठीक है, सामान्य रूप से अधिकांशतः हमारे यहाँ कंपनी सीमित दायित्व वाली कहलाती है, होती है। अब हम संक्षिप्त में देखेंगे, वैसे कंपनियों के बहुत सारे प्रकार हैं। जब आप इसमें पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंपनियों के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने लिया है कि जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी होती है। डिटेल आप स्टडी जब आपको विस्तृत पढ़ाया जाएगा इसके बारे में तो बताएंगे। सरकारी कंपनी होती है, जैसे निजी कंपनी, हम निजी कंपनी किसको कहते हैं, ठीक है, उसके कुछ तत्व ये दिए गए हैं कि निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों से वह कंपनी की स्थापना होती है, अधिकतम उसके 50 सदस्य होते हैं। ठीक है, शेयर्स वो आम पब्लिक के लिए इशू नहीं कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं, अधिकतम इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ये जनता में शेयर्स को इशू कर सकती है। सरकारी कंपनी वह कहलाती है कि ऐसी कंपनी जिसकी पूंजी में 51% से अधिक सरकार की हिस्सेदारी होती है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। विदेशी कंपनियां, सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियां, होल्डिंग कंपनियां, सब्सिडायरी कंपनियां, और भी इसके राजआज्ञा द्वारा निर्मित कंपनियां, बहुत सारे आप इसको डिटेल पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों का आपको इसमें अध्ययन करना है। अब हम ये देखेंगे कि एक कंपनी का निर्माण होता कैसे है, कंपनी बनती कैसे। तो इसके 4 स्टेजेस हैं कंपनी के फॉर्मेशन के। कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी का समामेलन जिसको रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, पूंजी अभिदान कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त। ये स्टेज है। इन 4 स्टेज से किसी भी कंपनी का जब निर्माण होता है तो उसको गुजरना पड़ता है। संक्षिप्त में हम देखें कंपनी का प्रवर्तन। सबसे पहले जब कंपनी का निर्माण होता है तो उसके प्रमोशन की बात आती है, और जिसको प्रमोट करता है दैट इज प्रवर्तक होता है। प्रमोटर जिसको आप पढ़ेंगे आपके कोर्स के अंतर्गत भी, प्रवर्तक क्या होता है, उसके अधिकार होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहले प्रवर्तक के दिमाग में यह बात आती है तो हमको कंपनी का निर्माण करना चाहिए। उसके दिमाग में सबसे पहले बात आएगी, फिर वो देखेगा पूंजी कहाँ से आएगी, स्थान क्या होगा, शेयर होल्डर्स होगा, पूंजी का स्वरूप क्या होगा। अर्थात सबसे पहले कंपनी का प्रवर्तन होता है, निर्माण होता है। प्रवर्तक यह सोचता है प्राइमरी लेवल पे पार्षद सीमा नियम कैसे बनेगा, अंतर नियम कैसे बनेगा, एक पूरी एक रूपरेखा वो प्रवर्तन कहा जाता है। तो जब कंपनी का निर्माण होता है तो सबसे पहले प्रमोशन होगा। कंपनी का समामेलन जिसको रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, जब हम प्रवर्तक तय कर लेता है कि हमको कंपनी का निर्माण करना है
कंपनी कहाँ स्थापित होगी, कैसे होगी, पार्षद सीमा नियम क्या होगा, अंतर नियम क्या होगा, पूंजी कैसी आएगी, कंपनी का स्वरूप कैसा रहेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या रहेगी, ये पूरा प्रवर्तक तय करता है। उसके उपरांत जब सब चीजें तय हो जाती हैं, फिर कंपनी का समामेलन होता है। समामेलन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के आधार पर उसकी जो शर्तें हैं, उसके आधार पर कोई भी कंपनी का जब निर्माण का निर्णय ले लिया जाता है तो विधिवत फिर उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, आवेदन किया जाता है। और जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं कंपनी का समामेलन। पूंजी अभिधान, इसके बाद फिर वो तय करता है कि हमारी अधिकृत पूंजी क्या रहेगी, जिसका उसको पार्षद सीमा नियम में भी उल्लेखित करना पड़ता है। अब अंत में होता है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो अगर मान लीजिए एक निजी कंपनी है तो वो समामेलन के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, तो फिर उसको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है और उसके उपरांत ही फिर वो अपने व्यापार शुरू कर सकता है। ठीक है, निजी कंपनी का जैसे ही समामेलन हुआ वो अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही वह अपना व्यापार प्रारंभ कर पाएगी। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। सामान्य रूप से जब कंपनी का एक निर्माण हमको करना होता है तो सबसे पहले कंपनी का प्रवर्तन होता है, फिर कंपनी का समामेलन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कैपिटल पूंजी अभिधान को हम तय करना पड़ता है, और फिर अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है। एक संक्षिप्त में हमने आपको कंपनी के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का डिटेल संक्षिप्त में आपको बताया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको दूसरी इकाई में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ओपरा विवरण, इसका डिटेल अध्ययन करना है, पूरा बृहत अध्ययन आपको करना है। संक्षिप्त में हम देखेंगे कि पार्षद सीमा नियम होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आपको बता दें, पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख है, बिना इसके कंपनी स्थापित नहीं हो सकती। प्रत्येक कंपनी को अपने पार्षद अंतर नियम का कंपनी एक्ट के अनुसार निर्माण करना पड़ता है, बिना उसके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो पार्षद सीमा नियम के आशय एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रलेख से है जिसमें उल्लिखित शर्तों के आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। अगर जब कोई कंपनी का निर्माण होता है तो जो शर्तें पार्षद सीमा नियम में लिखी होंगी, उन्हीं शर्तों के आधार पर उस कंपनी की स्थापना की जाएगी। इसे कंपनी का संविधान अथवा कंपनी निर्माण की आधारशिला भी कहा जाता है। ये पूरा कंपनी का संविधान है जिस पर की पूरी हमारी कंपनी संचालित होती है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर मतलब प्रलेख होता है जो कंपनी के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख करती है। पार्षद सीमा नियम के आधार पर ही उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है। अब जब हम पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इस इकाई में, तो इसी में से बहुत सारी विशेषताएं आपको मिलेंगी। कंपनी पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। इसको कंपनी की आधारशिला कहा जाता है। यह कंपनी का महत्वपूर्ण चार्टर होता है। कार्यक्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण पार्षद सीमा नियम से ही होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि परिभाषा में बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो जाता है, इसी से ही उसकी काफी विशेषताएं हम याद कर सकते हैं। अब इसका एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि पार्षद सीमा नियम में क्या क्या चीजों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए। इसको वाक्य भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पार्षद सीमा नियम के प्रमुख वाक्य कौन कौन से, क्लास कौन कौन से। ठीक है, उत्तर दोनों का एक ही है, जो उसके कंटेंट्स उसमें आते हैं वही उसकी क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, तो पार्षद सीमा नियम के 5 प्रमुख
वाक्य होते हैं या कंटेंट्स होते हैं या विषय वस्तु होती है जिनको कि पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित किया जाता है, जिनको कि पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले इसमें कंपनी का नाम वाक्य, कंपनी का नाम। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, देखिए आपसे यदि परीक्षा में पूछा गया कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री बतलाइए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम, या नाम वाक्य नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना। अगर विषय वस्तु पूछे तो कंपनी का नाम, नंबर 2 कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय। अगर मान लीजिए प्रश्न आपका पूछा गया है कि पार्षद सीमा नियम के प्रमुख वाक्यों को बताइए, तो आप शुरू कहां से करेंगे? नंबर 1 नाम वाक्य, नंबर 2 स्थान वाक्य, फिर इस प्रकार से उसका उत्तर आप लिखेंगे। इसलिए मैंने लिखा है ऊपर कंपनी का नाम या नाम वाक्य, ठीक है। कंपनी के उद्देश्य अथवा उद्देश्य वाक्य, कंपनी के सदस्यों का दायित्व अथवा दायित्व वाक्य, और कंपनी की पूंजी अथवा पूंजी वाक्य। हल्का सा हम इसके डिटेल देखें। सबसे पहले कंपनी का नाम वाक्य। कंपनी का नाम वाक्य का मतलब या कंपनी का नाम, जब भी कोई कंपनी स्थापित होती है तो इसको बताना पड़ता है कि उसकी कंपनी का नाम क्या है। बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो हर कंपनी का एक नाम का निर्धारण उसको करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई सा भी नाम रख दें, उसका भी भारतीय कंपनी अधिनियम में कई शर्तें तय की हुई हैं कि हम कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते कि जो पहले से स्थापित है कंपनी। हम कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते हैं जो जिससे ये झलकता हो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोई ऐसा नाम झलकता हो कि जो देश में उससे कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो हमारा दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हम नाम नहीं रख सकते हैं। तो इन नामों का निर्धारण करते समय इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद जब कंपनी का नाम निर्धारित हो जाता है तो फिर दूसरा इसमें जो सामग्री इसकी आती है पार्षद सीमा नियम की, कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय। प्रत्येक कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम में जब कंपनी का हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो रजिस्टर्ड कार्यालय कंपनी के उसमें हमको पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित करना पड़ता है कि कंपनी का हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ रहेगा, मुंबई में रहेगा, दिल्ली में रहेगा, कहाँ पर रहेगा। ये हमको पहले से ही बताना पड़ता है जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय हमारा रहेगा कहाँ। इसके उपरांत रजिस्ट्रेशन कराते समय हमें यह भी बताना पड़ता है पार्षद सीमा नियम में कि इस कंपनी को स्थापना की उद्देश्य क्या है, हमारे क्यों हम कंपनी का स्थापित कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को हमको स्पष्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य हमें बताना पड़ते हैं। कंपनी के सदस्यों का दायित्व या दायित्व वाक्य। प्रत्येक कंपनी के सदस्य का दायित्व क्या रहेगा, सीमित रहेगा कि असीमित रहेगा, ठीक है ना। सीमित और असीमित आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीमित का मतलब होता है कि उसके व्यापार की संपत्ति उसके दायित्वों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और असीमित का होता है कि यदि व्यापार की संपत्तियों से दायित्व की पूर्ति नहीं हो रही तो निजी संपत्तियां भी जिम्मेदार होंगी उसके, ठीक है। ये सीमित और असीमित में मुख्य रूप से अंतर होता है। और अंत में होता है कंपनी की पूंजी, अथवा जिसको हम पूंजी वाक्य भी कहते हैं। तो उसको ये भी निर्धारित करना पड़ता है कि कंपनी की अथॉराइज कैपिटल क्या होगी, अधिकृत पूंजी कितनी होगी, कितनी पूंजी से वह कंपनी स्थापित की जाएगी। तो ये 5 वाक्य होते हैं जो कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री जिसको अपन कह सकते हैं। आप जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें यह भी आता है कभी कभी कि क्या हम इन वाक्यों में या क्या हम विषय सामग्री में परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है पार्षद सीमा, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। परिवर्तन तो होता है लेकिन उसकी कंपनी एक्ट में उसकी एक विधि दी गई है, परिवर्तन की विधि दी गई है। उन क्लॉज के आधार पर ही हम किसी वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो नाम वाक्य हो, चाहे रजिस्टर्ड कर लो, उद्देश्य वाक्य, कोई भी हो, परिवर्तन तो किया जा सकता है। लेकिन उसकी एक विधि होती है, उस विधि का पालन करने के उपरांत ही आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये 5 वाक्य इसके महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्लेग है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम। सामान्य रूप से यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो कंपनी के पार्षद अंतर्नियम से आशय कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने
एवं उसकी आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों तथा उपनियमों से है। कंपनी की संपूर्ण आंतरिक प्रबंध व्यवस्था उसके पार्षद अंतर नियमों के अनुसार होती है। जैसे मान लीजिए हमने पार्षद सीमा नियम पढ़ा कि उसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। तो अब पार्षद अंतर नियम में मुख्य रूप से कंपनी को कैसे चलाएं, उसके नियम क्या रहेंगे, उपनियम क्या रहेंगे, आंतरिक प्रबंध व्यवस्था क्या रहेगी, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे इसका वर्णन होता है उसके अंतर नियमों। क्लियर हो गया। तो पार्षद सीमा नियम की हमने विषय सामग्री देखी कि 5 उसके मुख्य रूप से भाग होते हैं। अंतर नियमों में सामान्य रूप से जो डेली के नियम उपनियम जिनके आधार पर कंपनियों का संचालन होता है, उनका नियमों का वर्णन पार्षद अंतर नियमों में लिखा रहता है। अब हमें देखें कि सामान्य रूप से इसकी विषय वस्तु में कौन कौन से बहुत है। इसमें जैसे कंपनी को चलाने के लिए सामान्य नियमों का वर्णन होता है, ठीक है ना। अंश पूंजी आगे अधिकृत पूंजी का वर्णन तो क्या पार्षद सीमा नियम में होता है। उसके बाद कितनी ब्रेकअप पूंजी होगी, कितनी इशूड कैपिटल होगी, ये सब अंश पूंजी और डिटेल अंतर नियमों में रहता है। सभाओं का आयोजन, कौन कौन सी सभाओं का कब आयोजन होगी, अंशधारियों की सभाएं, ऋणपतधारियों की सभाएं, लेनदारों की सभाएं, आगे जाके आप पढ़ेंगे पूरी सभाओं का डिटेल आपको अंतर नियमों में करना पड़ता है। ऋण संबंधी नियम, अगर कंपनियों को बाहर से ऋण लेना हो तो कब ले सकती है कंपनी, नियम क्या रहेगा, कितना ले सकती है, ये पूरा डिटेल नियम पार्षद अंतर नियम में होता है। लाभांश, डिविडेंड, ठीक है, अंशधारियों को डिविडेंड दिया जाता है जब कंपनी लाभ कमाती है। लाभांश किसको कहते हैं, कंपनी द्वारा कमाए गए लाभांश में से, लाभ में से जब अंशधारियों को जो वितरण किया जाता है, दैट इज लाभांश, डिविडेंड। कितना डिविडेंड दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कब इसकी घोषणा होगी, पूरा इसके नियम दिए रहते हैं पार्षद अंतर नियमों में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि पार्षद सीमा नियम में 5 महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख होता है। उसके बाद सामान्य नियमों का जो वर्णन होता है वो की पार्षद अंतर नियमों में होता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण प्रलेख होता है पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम और प्राविवरण, प्रॉस्पेक्टस। इसकी हम परिभाषा देखें। प्राविवरण से अर्थ है कंपनी द्वारा निर्गमित ऐसे प्रलेख से है जिसके माध्यम से जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने अथवा निक्षेप जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। संक्षेप में प्राविवरण जनता से पूंजी जुटाने हेतु निर्गमित किया गया प्रलेख है। प्राविवरण, प्रॉस्पेक्टस, आपका भी एक प्रॉस्पेक्टस है। जैसे हम कहेंगे कि इंडियन कंपनी एक्ट का भी प्रॉस्पेक्टस है, एक सिलेबस है आपका, ठीक है। उसमें लिखा है कि प्रथम इकाई में क्या पढ़ना, द्वितीय में क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ में क्या, पांचवी में क्या, ये पूरा सिलेबस होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो पूरा का पूरा जब कंपनी अपना डिटेल जनता के सामने प्रस्तुत करती है उसको ही प्राविवरण कहते हैं, ठीक है। कितने शेयर इशू हुए, प्रत्येक शेयर की कीमत क्या है, नियम क्या है उस कंपनी के, पूरे नियमावली, रिस्क फैक्टर क्या है उस कंपनी का, मुख्य कार्यालय कहाँ है उस कंपनी का, ये पूरा का पूरा पब्लिश किया जाता है। दैट इज प्राविवरण, जिसमें पूरी उस कंपनी का लेखा जोखा वो देगी, ठीक है। तो जो एडवर्टाइज करती है विभिन्न न्यूज पत्रों में, वो अपना प्रकाशित, जब अंश पूंजी जुटाती है वो, तो अंशों का जब विज्ञापन करती है जिसको, उसमें पूरा डिटेल होता है उस कंपनी के बारे में, ठीक है ना। तो उसको ही प्राविवरण कहते हैं। एक कंपनी का तीसरा आपका महत्वपूर्ण प्रलेख है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्राविवरण। इसके बाद संक्षिप्त में हम देखेंगे शेयर्स के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्तमान में, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी न्यूज देखते हो, ठीक है ना। तो उसमें पेपरों में आप लोगों ने देखा बहुत इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स घट गया, शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स के रेट बढ़ गए। आपको वाणिज्य के विद्यार्थी होने के नाते शेयर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम इसकी यदि परिभाषा पढ़ें, कंपनी अधिनियम की धारा 246 के अनुसार अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी में अंश से है। इसे स्कंध को
इसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है। अर्थात हमारी जो अंश पूंजी है, हमारी जो कैपिटल होती है, अगर हम बहुत उनको टुकड़ों टुकड़ों में विभिन्न भागों में बांट देते हैं, उन्हीं भागों में बांटना ही हुआ है उसका अंश कहलाता है। ठीक है ना, छोटा सा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, दैट इज शेयर। शेयर, जब आप इसकी डिटेल, आपको व्याख्यान दिया जाएगा तो बहुत डिटेल में आपको शेयर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। आज इतना समय नहीं है कि हम आपसे डिटेल शेयर्स के बारे में चर्चा करें, तो केवल आज अपन इतना समझेंगे, शेयर का मतलब होता है हमारी पूरी अंश पूंजी विभिन्न छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, उन्हीं भागों को ही अंश कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारी 100 रुपए की कैपिटल है जो 10 भागों में विभक्त है, प्रत्येक एक भाग की कीमत 10 रुपए है। ठीक है, तो वह भाग ही शेयर कहलाए। तो 10 अंश, प्रत्येक अंश 10 रुपए का, 10 गुणा 10 100 रुपए की हमारी कैपिटल हो। ठीक है, अंश, सामान्य रूप से अंश 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल के शेयर, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। ठीक है, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश, इसका भी डिटेल जब आप इस इकाई का आपको विस्तृत व्याख्यान दिया जाएगा तो पूरा इसके बारे में बताया जाएगा कि इक्विटी शेयर क्या है और पूर्वाधिकारी प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं। संक्षिप्त में हम देखें कि अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। अधिकृत अंश पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, हर कंपनी को अपने सीमा नियम में पूंजी वाक्य के अंतर्गत ये निर्धारित करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि कितनी उसकी पूंजी होगी। अधिकृत पूंजी कितनी, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, अर्थात तो कंपनी कितनी पूंजी से स्थापित होगी, उसकी पूंजी कितनी होगी, 1 करोड़ से होगी, 2 करोड़ से होगी, 5 करोड़ से होगी। ऑथराइज पहले से एक टेंटेटिव अमाउंट उसमें लिखना पड़ता है, जिसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। अब आती है निर्गमित अंश पूंजी। निर्गमित अंश पूंजी का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए हमने अधिकृत कोई पूंजी, कोई कंपनी 1 करोड़ की कैपिटल से स्थापित हुई, अब उसमें से कितनी का हमको निर्गमन करना है। निर्गमन का मतलब होता है जनता से हमको कितनी इकट्ठी करना है। ठीक है, तो वही निर्गमित अंश पूंजी। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए अधिकृत कैपिटल है, हमने तय किया कि हमें इसमें से निर्गमन करना है 50,000 का, मतलब हम जनता से शेयर्स 50,000 के पूंजी के बुलवाएंगे, तो दैट इज इशूड कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है ना। प्रार्थित अंश पूंजी मतलब कितने सब्सक्राइब उसमें से हमको करना है। जैसे मान लीजिए निर्गमित अंश पूंजी कितनी, 50,000, मान लीजिए कि हमने 10,000 अंश निर्गमित किए। 10,000, कभी कभी क्या होता है कि निर्गमन जितना होता है दैट इज निर्गमित पूंजी, इसके बाद उसमें से प्रार्थित कितनी है, मतलब कितना आवेदन आया है हमारा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनियों की रेपुटेशन इतनी होती है कि अगर उसने 10 शेयर इशू हुए, पता चला 20 के लिए आवेदन आ गए, प्रार्थना आ गई, उसकी प्रार्थित अंश पूंजी। ठीक है, हर कोई चाहता है, रेपुटेटेड कंपनी के शेयर हर कोई खरीदना चाहता है। मार्केट में पता चलता है कि शेयर 100 इशू हुए, आवेदन उनके पास 500 शेयर के पहुंच गए। ये जरूर है कि फिर 500 के लिए तो इशू होंगे नहीं, शेयर तो 100 ही हैं, तो कंपनी अपनी कोई विधि के अंतर्गत शेयर इशू करेगी। दैट इज प्रार्थित, कितने आवेदन आए। आवंटित अंश पूंजी, आवंटित मतलब कितने शेयर का अलॉटमेंट हुआ, समझ में आ गया। निर्गमित 100 हुए, आवेदन 500 के आ गए, फिर आवंटित कितने हुए, अलॉटमेंट, जिसको आवंटित अंश पूंजी कहा जाता है। मांगी हुई पूंजी, मांगी हुई पूंजी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक अंश 10 रुपए का है, तो कभी कभी हर कंपनी 10 रुपए इकट्ठा नहीं मांगती है। ठीक है ना, हो सकता है वो कहे कि आवेदन के समय प्रत्येक अंश पे 3 रुपए मांग ले, इसके बाद आवंटन के समय वो 3 रुपए और मांग ले, 6 रुपए हो गया। जब आगे जाए तो उसके बाद फिर वो फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपए और मांग ले, और अंतिम किस्त के रूप में 2 रुपए और मांग ले, मतलब किस्तों में भी मांग सकती है कंपनी। तो उसने कितनी पूंजी मांगी, मान लीजिए आवेदन के समय केवल 2 ही रुपए मांगा प्रति शेयर, तो जितनी आएगी वो मांगी हुई पूंजी कहलाएगी। ठीक है ना, जिसको पेड अप कैपिटल भी कहते, नहीं मांगी हुई पूंजी जितनी उसने डिमांड की, और फिर जितनी टोटल आ चुकी हमारे पास कैपिटल, दैट इज चुकता पूंजी।
तो ये विभिन्न प्रकार की संक्षिप्त में आपको हमने पूंजी के बारे में बताया। जिस प्रकार अंश पूंजी एकत्रित करने का एक माध्यम है, उसी प्रकार ऋणपत्र भी पूंजी एकत्रित करने का एक माध्यम है। ठीक, ऋण पत्र, जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो शेयर्स भी इशू करती है, शेयर्स के माध्यम से भी पूंजी एकत्रित कर सकती है, ऋण पत्रों के माध्यम से भी पूंजी एकत्रित कर सकती है। एक व्यक्ति से पैसा लिया, उसके बदले में एक पत्र दिया जाता है कि हमने आपसे इतना ऋण लिया, दैट इज ऋण पत्र, सामान्य भाषा में। ठीक है ना, तो ये भी एक पूंजी एकत्रित करने का माध्यम है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि कंपनी अपनी कार्य क्षेत्र की जो सीमाएं तय की गई उसके बाहर काम नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए पार्षद अंतर नियम में विवरण है कि इससे ज्यादा आपको ऋण लेने का अधिकार कितना है, आपको उससे ज्यादा वो ऋण नहीं ले सकती कंपनी, क्योंकि कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करना है। ठीक है ना। प्रभार और बंधक, संक्षिप्त में आपको बता दें कि जब कोई कंपनी ऋण लेती है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट अपनी कोई प्रॉपर्टी रखती है। तो अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी रखी, उस प्रॉपर्टी के हित का हस्तांतरण नहीं किया, ठीक, तो दैट इज प्रभार कहलाता है। और दूसरा होता है मॉर्गेज, अर्थात अगर कंपनी के हित का संपत्ति के हित का हस्तांतरण हो गया और फिर ऋण लिया उसके बदले में, ठीक है ना, उसको बंधक रख के, ठीक, तो उसको बंधक कहते हैं। अर्थात दोनों में देखिए, दोनों के अगेंस्ट ऋण लिया जाता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि प्रभार में संपत्ति के हित का हस्तांतरण नहीं होता है, केवल एक अनुबंध होता है कि इसके अगेंस्ट हम ऋण ले रहे हैं, लेकिन बंधक में तो सीधे सीधे संपत्ति के हित का हस्तांतरण हो जाता है और उसके अगेंस्ट हम ऋण लेते हैं, कंपनी ऋण लेती है। जैसा हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा कि कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी स्वयं कुछ नहीं करती है, लेकिन उसकी ओर से नियुक्त व्यक्ति कार्य करते हैं और ये माना जाता है कि वह उस व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कंपनी की ओर से कार्य माना जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संचालक, डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं अर्थात कंपनी अपनी ओर से कार्य करने के लिए अब संचालकों की नियुक्ति करती है। ठीक है, उनकी ओर से, कंपनी की ओर से वह संचालक कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं, उनके द्वारा किए गए अनुबंध कंपनी के द्वारा किए गए अनुबंध माने जाते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में पूरा एक इकाई है संचालक की, उसमें ये लिखा हुआ है कि संचालकों की योग्यताएं। जैसा मैंने बताया कि कंपनी की जो एक्ट के आधार पर कोई कंपनी की स्थापना होगी, ऐसा नहीं होगा किसी को भी संचालक बना दी। बाकायदा कंपनी की संचालकों की योग्यताएं कंपनी एक्ट में निर्धारित की गई है। नियुक्ति कैसे की जाएगी उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संचालकों के अधिकार क्या होंगे, संचालकों के कर्तव्य क्या होंगे और दायित्व क्या होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा जो संचालक आपको पढ़ना है, तो हर व्यक्ति को संचालक नहीं बनाया जा सकता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति होती है, उसकी योग्यताएं होती हैं, उसके बाकायदा क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये उसमें वर्णित होते हैं। संचालकों के साथ प्रबंध संचालक भी होता है, ठीक है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर भी कंपनी का नियुक्त हुआ तो उन संचालकों की ओर से वो एक व्यक्ति, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं मीटिंग में भाग लेना है तो सब संचालक तो जाएंगे नहीं, कंपनी की ओर से एक व्यक्ति जाएगा। प्रत्येक पूरा का पूरा संचालक, प्रबंध संचालक एक नियुक्त कर देता है। संचालक मंडल, जितना पूरे संचालक होते हैं और उनके समूह को संचालक मंडल कहा जाता है। कई ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे संचालक मंडल में वो निर्णय लिए जाते हैं, पूरे उनकी सभा में। इसके बाद हम देखें कंपनियों की सभाएं, तो बहुत सारी सभाएं होती हैं, जैसे अंशधारियों की सभाएं होती हैं। जो शेयर होल्डर्स होता है कंपनी का, उसकी वैधानिक सभा, वार्षिक साधारण सभा, असाधारण सभा और वर्ग सभाएं। ठीक है, ये अंशधारियों की सभाएं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। संचालक मंडल की सभा और संचालकों की समितियों की सभाएं, ये दो प्रकार की सभाएं संचालक मंडल की होती हैं, इसमें भी आप डिटेल पढ़ेंगे इसका।
हमने देखा अंशधारियों की सभाएं, संचालक मंडल की सभाएं, फिर लेनदारों की भी सभाएं होती, ठीक है, ऋण पत्रधारियों की भी सभाएं होती, और ट्रिब्यूनल द्वारा या कंपनी एक्ट अधिकरण द्वारा बुलाई गई सभाएं भी होती हैं। ये पूरी सभाओं का आपको विस्तृत अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। कुछ और संक्षिप्त में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कंपनियों के संदर्भ में, या कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जब कोई कंपनी सभा बुलाती है तो उसका एक एजेंडा होता है, ठीक है। एजेंडा किसको कहते हैं? जब कोई कंपनी सभा बुलाती है तो ये निर्धारित पहले होता है कि उस सभा का विषय क्या होगा, क्यों बुलाई जा रही है सभा, ठीक है। तो उस विषय का निर्धारण पहले होता है, कौन कौन से विषय उस सभा में रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज एजेंडा, ठीक। कंपनी का पहले आपको ये सूक्ष्म टिप्पणी लिखने आ सकती है, एजेंडा क्या है, सूक्ष्म क्या है, कोरम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है, सभा के संदर्भ में बात कर रहा हूं आपसे, एजेंडा अर्थात उसमें रखे जाने वाले विषय। सूक्ष्म, ठीक है, मिनट्स। मिनट्स किसको कहते हैं? जब कोई कंपनी की सभा बुलाई जाती है तो सभा में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो उसको एक रजिस्टर पर अंकित किया जाता है, ठीक है, उसको ही मिनट्स कहते हैं, ठीक है ना। जो एजेंडा हुआ, उस एजेंडा को लेकर कंपनी की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में लिए गए निर्णयों को एक रजिस्टर पर लिखा जाता है, जिसमें सभी लोग अपने हस्ताक्षर करते हैं, और जो निर्णय लिए उनको लिखा जाता है, जिसको कि कंपनी के सभाओं के मिनट्स कहा जाता है, सूक्ष्म कहा जाता है, ठीक है ना। कोरम, सभा की गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है सदस्य संख्या। जब कोई कंपनी की सभा होती है तो उसमें निर्धारित होता है कि कम से कम इतने सदस्यों तब सभा हो सकती है, ठीक है। उस सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या को गणपूर्ति कहा जाता है या कोरम कहा जाता है। सूक्ष्म, ये छोटे छोटे से परिभाषाएं आपको लिखने आती हैं टिप्पणी के रूप में, ठीक है। प्रॉक्सी या प्रतिपुरुष, ठीक है। प्रॉक्सी किसको कहते हैं? हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे कंपनियों के शेयर होल्डर्स होते हैं। जब अंशधारियों की सभाएं होती हैं, ऋण पत्रधारियों की सभाएं होती है, तो पर्टिकुलर वह व्यक्ति जो अंशधारी है वो नहीं आ सकता उस सभा में, तो अपनी ओर से उस सभा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, वह व्यक्ति प्रॉक्सी कहलाता है। वोटिंग राइट, वोट कई बार क्या होता है कि सभाओं में कोई निर्णय लेना पड़ते हैं तो उस निर्णय लेने में वोटिंग कराना पड़ती है। मान लीजिए आधे सदस्य कुछ कह रहे हैं, आधे सदस्य कुछ कह रहे हैं, तो फिर ये निर्णय कैसे लेंगे? वोटिंग कर लो भाई, जो जिसमें ज्यादा मत मिलेंगे जिस प्रस्ताव के पक्ष में, उसको अपन पारित कर देंगे, ठीक है ना। एजेंडा जैसा मैंने आपको बताया। अंत में है इसका बहुमत की शक्ति और अल्पसंख्यक अंशधारकों के अधिकार। कभी कभी क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि कुछ अंशधारी पावरफुल होते हैं, या जो किसी प्रस्ताव के बारे में अधिक जिनका बहुमत होता है, तो बाकी के जैसे 90% कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, बाकी बचे बेचारे 10%, ठीक है ना। तो कंपनी एक्ट में इसकी भी व्यवस्था की गई है कि ऐसा ना हो कि जिस बहुसंख्यक सदस्य अल्पसंख्यक सदस्यों का शोषण करें, उनके प्रति अन्याय करें। तो कंपनी एक्ट में इन अन्याय, आचरण और कुप्रबंध के निवारण की भी उसमें बाकायदा व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक सदस्य जो रहेंगे, शेयर होल्डर्स रहेंगे, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो रहेंगे, उनके अधिकारों की बाकायदा इसमें रक्षा होगी। इसमें भी आप काफी डिटेल पढ़ेंगे। और अंत में जो आपको पढ़ना है, अंतिम इकाई में कंपनी का समापन, बाइंडिंग ऑफ कंपनी, तो इसमें आप डिटेल पढ़ेंगे कि बाइंडिंग बाय ट्रिब्यूनल या अधिकरण या कानून द्वारा कंपनी का समापन हो सकता है, और दूसरा स्वेच्छा से भी कंपनी का समापन हो सकता है, लेनदारों के आग्रह पे, अंशधारियों के आग्रह पे। तो इसमें आपको पूरी डिटेल अध्ययन करना है, जिसमें कंपनी का समापन परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाता है कि कंपनी की समापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो 2 प्रकार से कंपनियों का समापन होता है, अधिकरण द्वारा समापन और स्वेच्छा से समापन। इस प्रकार आज मेरा जो व्याख्यान था, भारतीय कंपनी अधिनियम की पूरी एक ओवरव्यू
आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आने वाले व्याख्यानों में हर इकाई के बारे में आपसे डिटेल चर्चा विद्वान प्रोफेसर्स करेंगे। हमारे व्याख्यान को आप सभी ने गंभीरता से सुना। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत आप सभी के लिए धन्यवाद। हो गया क्लास?